हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएलसी चैनल। आई एम अंजलि गुप्ता और आज हम लोग एआईबी 20 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि जो एआईबी 21 का सिलेबस है वो अभी नहीं आया है। बट अगर हम एआईबी 20 का सिलेबस देखें तो यू कैन सी कि एविडेंस एक्ट और बीएससी में से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 8 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। अभी जैसे एविडेंस और बीएससी के क्वेश्चंस करते हुए विल सी दैट कि कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे बीएससी के। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इट टॉक्स अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या कहता है? इट सेज अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट when can facts that are otherwise irrelevant be considered relevant? अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी हो तो हमने ये पहले ही डील कर लिया था बहुत ही डेप्थ में विद एग्जांपल। स्टिल लेट्स बिगिन, स्टार्टिंग से करते हैं, इसको एक बार समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। सी यू कैन सी वी आर प्रोवाइडेड विद द एक्ट नेम। यहाँ पर हमारे पास एक्ट का नाम तो है बट किस प्रोविजन से ये डील करता है वो सेक्शन नंबर यहाँ मेंशन नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि हम डायरेक्टली उस सेक्शन पर जाकर नहीं देख सकते कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अदरवाइज इररिलेवेंट का मतलब है कि जो चीजें वैसे तो रिलेवेंट नहीं है लेकिन वो फिर भी रिलेवेंट हो जाती है। कैसे हो जाती है? अब सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें सेक्शन 3 से लेकर 50 तक ऑफ बीएससी और इंडियन एविडेंस एक्ट में, इफ वी टॉक अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट we'll see सेक्शन 5 से लेकर 55 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात होती है। तो उसमें सारे सेक्शंस कुछ कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं जो किसी केस में रेलेवेंट होंगे। लेकिन एक सेक्शन ऐसा है, सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 9 ऑफ बीएससी, जिसको हम लोग रेजिडरी प्रोविजन भी कहते हैं। याद है हमने बहुत डेप्थ में रेजिडरी प्रोविजन इसे क्यों कहते हैं ये समझा था, क्योंकि जो कोई फैक्ट इन फैक्ट्स में नहीं आता है वो इस सेक्शन में आ जाता है। स्पेसिफिकली तो वो कहीं डील नहीं हो रहा है किसी और सेक्शन में, लेकिन फिर भी वो रेलेवेंट है। तो इसलिए एक ऐसा रेजिडरी बचा कुचा जितना भी होता है वो इस प्रोविजन में आ जाता है। दैट इज सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं ये, दे आर आस्किंग कि कोई ऐसा फैक्ट वैसे तो रेलेवेंट नहीं है वो इन सब सेक्शंस में, लेकिन फिर भी वो रेलेवेंट हो जाता है। कब, ये बताइए। अब डायरेक्ट इंडेक्स पर चलते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये 5 to 55 में से देखेंगे कि ये अदरवाइज इरेलेवेंट वाली बात कहाँ लिखी है और फिर अंदर जाकर इसका आंसर ढूंढते हैं। चलिए, लेट्स डू इट लाइक हमें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। जब आप चैप्टर 2 खोलेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, सी बीएससी और इंडियन एविडेंस एक्ट में ना ज्यादा फर्क नहीं है चीजों में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को लेकर ही कुछ चेंजेस हैं। अदरवाइज ज्यादातर चीजें सेम ही रखी गई हैं, बस सेक्शन नंबर इधर से उधर कर दिए गए हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्शन नंबर 9 जो है, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 11 है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का, सॉरी सेक्शन 11 जो है वो सेक्शन 9 है बीएससी का। हमने इंडियन एविडेंस एक्ट खोला हुआ एक्चुअली। ठीक है, तो 11 क्या कह रहा है, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। वैसे वो रेलेवेंट नहीं है लेकिन वो रेलेवेंट हो जाते हैं फैक्ट्स। कैसे? चलिए देखते हैं सेक्शन 11 में अंदर जाकर क्या बात कही गई है। सेक्शन 11 कह रहा है कि दो कंडीशन ऐसी है जब कोई फैक्ट अदरवाइज वैसे तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन रेलेवेंट हो जाएगा। पहला, जब वो किसी फैक्ट इन इशू, हमने पढ़ा था मेन इशू होता है जो किसी केस में मेन इशू होता है, जैसे ए ने बी का मर्डर किया, ये मेन इशू हो गया उस केस में, वो फैक्ट इन इशू होता है। रेलेवेंट फैक्ट जो और फैक्ट्स उस इशू से डील करते हैं, जो डायरेक्ट एक इशू नहीं है लेकिन वो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बनाता है एक केस को प्रूव या डिसप्रूव करने में। तो वो कह रहा है कि जब कोई फैक्ट किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट है, उसके विरुद्ध है, उसके अपोजिट है, तो भी वो रेलेवेंट हो जाएगा। यू रिमेम्बर हमने इसमें एक एग्जांपल किया था कि ए के ऊपर चार्जेस लगे हैं, ए के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया मुंबई में,
रात को 10 बजे 10 तारीख को, सपोज 10 फेब 2026 को, हालांकि इतनी जल्दी ट्रायल कोर्ट में नहीं आएगा, बट ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब ए अपने डिफेंस में कहता है कि उस तारीख को उतने बजे तो या तो मैं हॉस्पिटलाइज था, सपोज वो ये कह देता है, तो मैं मर्डर कैसे कर सकता हूँ? वो हॉस्पिटल की अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ दिखाता है। या फिर वो कहता है कि मैं तो उस दिन मुंबई में था ही नहीं, आई वॉज इन दिल्ली और समवेयर, कहीं और बताता है वो कि मैं वहां था ही नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पर जो फैक्ट इन इशू है ना, मेन इशू की ए ने बी का मर्डर किया, जो ए ने क्लेम रखा है अपना, वो इस इशू के ही खिलाफ जा रहा है, इसलिए वो रेलेवेंट। वैसे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ था, क्यों था, राइट, इस केस से रिलेटेड, लेकिन वो डिस्प्यूट कर रहा है, वो इनकंसिस्टेंट कर रहा है प्रोसिक्यूशन के क्लेम को, तो इस वजह से वो रेलेवेंट हो जाता है। गॉट इट? क्लोज टू कहता है इफ बाय themselves और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। ये सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई फैक्ट किसी और फैक्ट के होने या ना होने में को बहुत ज्यादा मुमकिन बना देता है या फिर नामुमकिन बना देता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द इलस्ट्रेशन जो यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला इलस्ट्रेशन ऐसा ही है, ये क्लोज 1 वाला जो हमने इनकंसिस्टेंट वाला पढ़ा था, और बी वाला जो है अगर हम पढ़ते हैं तो ये कहता है कि मेन इशू क्या था कि ए कमिटेड अ क्राइम, सपोज हम मान लेते हैं कि थेफ्ट किया है ए ने, ठीक है। तो अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जो ये थेफ्ट है ना, इन 4 लोगों में से ही किसी ने किया है, ए बी सी और डी, कोई और नहीं कर सकता है। और इसके आगे ये भी एविडेंसेस आते हैं कि ये जो क्राइम है, ये थेफ्ट है, ये बी सी और डी ने भी नहीं किया है। तो सिंपल सी बात ये है कि डायरेक्ट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये थेफ्ट या ये क्राइम ए ने किया है, बट और जो एविडेंसेस हैं एलिमिनेशन से बी सी और डी को भी बाहर निकाल देते हैं। तो समवेयर वी कैन से कि सब के सब इस तरफ टिल्ट हो रहे हैं कि ए ने ये क्राइम किया है, राइट। तो ये एक उम्मीद बढ़ा देते हैं, एक पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि ए ने ही मर्डर किया है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट एक दो बार आप समझेंगे खुद से तो चीजें आपको इजी लगने लगेंगी। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि कौन से फैक्ट्स, जब कोई फैक्ट वैसे तो रिलेवेंट नहीं है लेकिन रिलेवेंट होगा कब? पहला, ओनली व्हेन दे प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज डायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ओनली व्हेन दे फॉर्म पार्ट ऑफ अ डीडीजी, नहीं। C, when they are inconsistent with a fact in issue or relevant fact. D, when they are part of an admission made in writing. तो अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स कम फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12 जो इंडियन एविडेंस एक्ट से ही डील करता है। इट सेज व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर प्रायर एविडेंस टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ हमें एक्ट का नाम भी मिला है और हमें सेक्शन नंबर भी मिला है, ठीक है। लेकिन सी आई जस्ट डोंट वांट कि आप बस बेयर एक्ट खोलें और ये जैसे जैसे लिखा है सेम कॉपी पेस्ट करके अच्छा ये ऑप्शन है, दैट वुड बी आवर लास्ट रिसोर्ट, यू नो। पहले हम लोगों को अभी टाइम है हमारे पास एग्जाम में, सो वी कैन अंडरस्टैंड, वी शुड अंडरस्टैंड एक्चुअली कि कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि सेक्शन 33 क्या कहता है। ओके, देखो, सपोज एक ट्रायल था, इसमें एक विटनेस है और उसने अपनी टेस्टिमनी दे दी, ठीक है, उसने कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे चीजें हुई थी। अब या तो सेम प्रोसीडिंग में या फिर किसी और प्रोसीडिंग में, ठीक है, या तो इसी प्रोसीडिंग के बाद के स्टेज पर या फिर किसी नई प्रोसीडिंग में। अब क्या होता है, ए अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम जो ए ने पहले टेस्टिमनी दी थी उसको ही यहाँ रेलेवेंट या एडमिसिबल मान लेंगे? सेक्शन 33 इसके बारे में बात करता है। सी दिस इज द प्रायर एविडेंस जो ए ने दिया था, तो क्या ये प्रायर एविडेंस किसी और जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी रेलेवेंट या एडमिसिबल माना जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस है? तो यहाँ पर ये हमसे कंडीशन ही पूछ रहे हैं। चलिए पहले सेक्शन 33 पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट विल आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। ठीक है, डायरेक्टली कम ऑन सेक्शन नंबर 33 प्लीज। या सेक्शन 33 कहता है
कि कोई, जो मैंने आपको बताया कि किसी विटनेस ने कोई एविडेंस दिया है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ठीक है, लेकिन अब सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की लेटर स्टेज पर जो टेस्टिमनी या जो एविडेंस यहाँ दिया गया था वो उस विटनेस का रेलेवेंट होगा कब? जब या तो वो विटनेस अब मर गया हो, या आपको सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 26 ऑफ बीएसए जैसा नहीं लग रहा है जिसमें हमने डीडी वगैरह पढ़ा था? बताइए। तो यहाँ पर कहा है कि या तो विटनेस मर गया है, या फिर वो मिल नहीं रहा है, या वो इनकेपेबल हो गया है अब अपना एविडेंस देने में, टेम्परेरीली या परमानेंटली, फिजिकली और मेंटली अब वो कैपेबल नहीं है। ये चीज यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी उस डीडी वाले प्रोविजन से, कैप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, या फिर एडवर्स पार्टी, अपोजिट पार्टी आपको कोर्ट तक आने ही नहीं दे रही है आपका टेस्टिमनी देने के लिए। एंड फिफ्थ वन इज कि आपको अगर कोर्ट में बुलाना है ना, तो या तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या बहुत खर्चा होगा, जो कोर्ट को लगता है कि कोई मतलब नहीं बैठता उस बात का, ठीक है। तो 5 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें एक विटनेस का प्रायर एविडेंस हम रेलेवेंट मानेंगे किसी सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या फिर उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की सब्सिक्वेंट स्टेज पर, ठीक है। ये तो हमने सिचुएशन समझी है, सर्कमस्टांसेस समझे कि विटनेस कैसा होना चाहिए। नाउ जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशंस पूछी गई है वो यहाँ है। पहली कंडीशन क्या है कि जो पहली प्रोसीडिंग थी और जो अब की प्रोसीडिंग की हम बात कर रहे हैं वो दोनों सेम पार्टीज के बीच में होनी चाहिए, मतलब कि ए वर्सेस बी या बी वर्सेस ए, पार्टीज सेम होनी चाहिए, राइट। या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के अगेंस्ट होनी चाहिए या उनके बीच में होनी चाहिए। सपोज ए वर्सेस बी था पहली जुडिशियल प्रोसीडिंग में, अब बी की डेथ हो गई है तो उसका बेटा आ गया है सी, ठीक है। तो या तो सेम पार्टीज होनी चाहिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कि जो एडवर्स पार्टी है उसको पहली प्रोसीडिंग में राइट एंड अपॉर्चुनिटी मिली हो क्रॉस एग्जामिन की, मतलब कि पहली प्रोसीडिंग में जब विटनेस ने अपने एविडेंस दिए, अपनी टेस्टिमनी दी, तो जो अपोजिट पार्टी है, अपोजिट पार्टी को एक राइट एंड अपॉर्चुनिटी, माइंड इट राइट, उसे अधिकार भी होना चाहिए और उसे एक चांस भी मिलना चाहिए किस चीज का, क्रॉस एग्जामिन करने का। इसका ये मतलब है कि हमें उसे अधिकार भी देना है और उसे चांस भी देना है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन अपोजिट पार्टी। अगर वो क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहती तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमें तो उन्हें अपॉर्चुनिटी और राइट दोनों देनी है, मिलनी चाहिए पहली प्रोसीडिंग में, ठीक है। कंडीशन नंबर 2। नाउ द कंडीशन नंबर 3 इज कि जो मेन इशू था ना वो सेम होना चाहिए दोनों ही प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। सो द क्वेश्चंस इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग। 3 कंडीशंस हैं, सेम पार्टीज या रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होना चाहिए, अपोजिट पार्टी को राइट या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने की, और तीसरा जो उनमें मेन इशू था वो सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए दोनों ही प्रोसीडिंग्स में। ओके, 3 कंडीशंस आर देयर। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में उन्होंने जो कंडीशंस पूछी है ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। द एविडेंस मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ ज्यूरी, ऐसा कुछ नहीं दिया है उन्होंने कंडीशन में। द प्रोसीडिंग वॉज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, ये अभी हम पढ़कर आए हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और बाकी के 2 ऑप्शंस भी हम लोगों को हमेशा चेक करने चाहिए, श्योर होकर उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए अपने OMR शीट की तरफ, राइट। ऑप्शन सी कहता है द एविडेंस मस्ट हैव बीन पब्लिश्ड इन अ गवर्नमेंट गैजेट, नो। ऑप्शन डी द एविडेंस मस्ट हैव बीन corroborated by expert opinion, not at all. So the correct answer is option B here. Okay, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक तो हमें तीनों ही क्वेश्चन साथ में ही मिल रहे हैं एविडेंस के। क्वेश्चन नंबर 13 सेज ड्यूरिंग अ कोर्ट ट्रायल के समय, देखिए मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बार ना आप क्वेश्चन में देखेंगे कि कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखी होगी जिसका क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है। लास्ट में जब आप देखेंगे ना कई बार उस कहानी के बाद, तो बहुत ही आसान से सवाल मिलेगा आपको, ठीक है, जिसमें उस कहानी का कोई रेलेवेंस भी नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, यू जस्ट गो थ्रू दी
क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, देन यू नो कि उसमें बेसिकली पूछा क्या गया है, दिमाग कितना लगाना है. ओके. During a court trial, the defense lawyer objects to the admissibility of certain papers produced as evidence. एक ट्रायल चल रहा था, उसमें प्रोसिक्यूशन ने अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया, प्रोड्यूस किया. ओके. अब डिफेंस लॉयर आए, उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट तो एडमिसिबल है ही नहीं. ठीक है. द जज क्लैरिफाइज दैट ओनली डॉक्यूमेंट्स कैटेगराइज्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट स्ट्रिक्ट प्रूफ. यहाँ जज साहब भी बोले, जज साहब ने क्लियर किया कि भाई जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है ना, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हम बिना स्ट्रिक्ट प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है. 3 स्टेटमेंट्स या हमारी स्टोरी हमारी ये थी. अब क्वेश्चन शुरू होता है जो पूछा गया है, विच कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वुड फॉल अंडर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. यहाँ सीधा सीधा बस ये पूछ रहे हैं कि जो 4 हमने डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं उनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा. बीएसए एंड इंडियन एविडेंस एक्ट वो टॉक्स अबाउट पब्लिक डॉक्यूमेंट और दोनों का सेक्शन नंबर भी सेम है, सेक्शन नंबर 74. देखिए, अगर आप कॉमन सेंस से भी सोचेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको डायरेक्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा. देखो, ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स. अब जो व्यक्तियों के बीच में कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट हुआ है वो कैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट हो सकता है. पर्सनल डायरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. अरे जो वो डायरीज पर्सनल है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की हो चाहे वो इंडिविजुअल की हो, वो तो पर्सनल हो गई ना, वो पब्लिक कैसे हो जाएंगी. सी इंटरनल नोट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. पहली बात तो प्राइवेट कंपनी की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इंटरनल नोट्स हैं तो कॉन्फिडेंशियल होंगे, तो वो भी कैसे पब्लिक रिकॉर्ड या पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे, बताइए. कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन दैट सेज जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स. पब्लिक ऑफिसर्स के जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव एक्ट्स जो होते हैं, न्यायिक और कार्यकारी कार्य, वो जरूर हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट में आते हैं. ठीक है. वैसे तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जब आप खोलेंगे अंदर से तो यू विल सी कि वहां पर पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा. और फिर 75 बताता है कि जो भी डॉक्यूमेंट पब्लिक में नहीं आता है वो प्राइवेट हो जाता है. ठीक है. इसको आप पढ़ लेना कि क्या क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट में आता है. ठीक है. चलिए, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर थिंग्स सेड और डन बाय वन कॉन्स्पिरेटर टू बी एडमिसिबल अगेंस्ट अदर्स अंडर बीएसए. अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आ गए हैं ये. यहाँ पर ये क्या कहना है, किसी कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पिरेटर की बात कर रहा है. ये कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है और किसी इंसान ने उनमें से किसी एक ने भी कुछ कहा है, तो वो कब एडमिसिबल होगा, बाकी के अगेंस्ट भी. सपोज ए बी सी 3 लोग थे, उन्होंने षड्यंत्र रचा कि हम ना यहाँ पर लूट करेंगे. ठीक है. तीनों ने डिसाइड कर लिया कि बैंक लूटेंगे हम लोग कल. अब यहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है, कॉमन इंटेंशन भी हो गई है. ठीक है. अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे ए ने तो वेपन अरेंज करे कि भाई ठीक है मैं हथियार ले आऊंगा. बी ने मैसेज किया, इन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, बी ने मैसेज किया कि ठीक है हम लोग कल 10 बजे मिलते हैं. सी ने कार अरेंज करी आने जाने के लिए, भागने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर सपोज हम बी के व्हाट्सएप मैसेज की बात करते हैं, तो जो बी ने व्हाट्सएप मैसेज किया ना, सपोज लास्ट में ये तीनों पकड़े गए, तो अब मोबाइल हाथ में लगा पुलिस के, तो देखा कि बी ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया हुआ है इन लोगों के ग्रुप में कि भाई हम कल 10 बजे मिलेंगे. ठीक है. अब कल 10 बजे आप किस लिए मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स आप प्लानिंग आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इन फर्दरेंस इन रेफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कर रहे हैं, या फिर सीधा आप क्राइम सीन पर जाकर क्राइम या लूट करने की लिए सीधा मिलने के लिए बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ना, ये जो व्हाट्सएप मैसेज है, ये सिर्फ बी के अगेंस्ट नहीं होगा, ये ए बी सी तीनों के ही अगेंस्ट होगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन तो बन चुकी थी. ठीक है. इतना मोटा मोटी आपको समझ आया. इन्होंने कंडीशंस पूछी है. चलिए अब वो कंडीशंस हम जाके अंदर पढ़ते हैं बीएससी के.
अब पहले मैम ये मिलेगा कहाँ हमें? देखो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स ना बहुत बड़ा सेक्शन है, सॉरी बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा पार्ट ही है, पार्ट 2, ठीक है, 3 to 55। तो इसमें आपको जितने भी रेलेवेंसी की बात है ना वो सब इसमें ही मिलेगी आपको, रेलेवेंट फैक्ट्स वगैरह की। ठीक है, बताइए कौन सा सेक्शन में जाए? यहाँ पर आपको कॉन्स्पिरेटर लिखा हुआ दिख रहा है, तो बस एक ही है जिसमें आपको कॉन्स्पिरेटर लिखा दिखेगा, सेक्शन नंबर 8। चलिए इसमें जाते हैं सीधा, सेक्शन नंबर 8। ये कह रहे हैं कि जब कोई रीजनेबल ग्राउंड हो, किसके पास बताओ? जब कोई रीजनेबल ग्राउंड का मतलब होता है जब कोई प्राइमा फेसाई प्रूफ हो। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत होना चाहिए कि हाँ षड्यंत्र इन लोगों ने रचा था, कोई एग्रीमेंट किया था, नहीं। दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्राइमा फेसाई प्रूफ, कि कोई प्राइमा फेसाई केस बन रहा हो जिससे ये भरोसा किया जा सकता है कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने षड्यंत्र रचा है। क्या करने के लिए? या तो कोई ऑफेंस करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, इतना समझ आया कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने ऑफेंस या एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए कोई षड्यंत्र रचा है, ऐसा कोई प्राइमा फेसाई प्रूफ हो। अब उसके बाद चलिए रच लिया है इन्होंने, कॉन्स्पिरेसी कर लिया इन्होंने, ठीक है, आपस में, जैसे हमारा लूट वाला एग्जाम्पल था। अब द मूवमेंट ये प्लानिंग हो गई, ये कॉमन इंटेंशन यहाँ इनकी डेवलप हो गई, अब इसके बाद एनीथिंग सेड, डन और रिटन, चाहे कही गई हो, चाहे लिखी गई हो, या चाहे बोली गई हो, चाहे किसी भी एक ने बोला हो, लिखा हो या कहा हो, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, तो यही माना जाएगा कि वो उन सब ने ही बोला है, लिखा है या कहा है। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी लगेगी। ओके, चलिए अब कंडीशंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दी है। द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी हैज एंडेड, नहीं, ये हमने समझ लिया था कि द मोमेंट वो लोग पकड़े गए तो कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पुलिस को या किसी को या कुछ भी स्टेटमेंट कहा, लिखा, सुना, कुछ भी किया, तो वो आपका सबके खिलाफ नहीं होगा, जिसने कहा है इंडिविजुअली वही लाइबल होगा उसके। ओके, तो ये तो नहीं है अपन का। द स्टेटमेंट मस्ट इन्वॉल्व अनरिलेटेड मैटर्स ऑफ पर्सनल बेनिफिट, बिल्कुल भी नहीं, कहीं की बात कहीं जोड़ रहे हैं। There must be reasonable ground to believe a conspiracy exists. Okay. D. There must be proof that each conspirator personally committed the act. ऐसा भी कुछ नहीं कहा उन्होंने कि पर्सनली इंसान ने किया हो, किसी ने भी किया हो, सब लोगों पर एप्लीकेबल होगा, सबके अगेंस्ट वो रेलेवेंट और एडमिसिबल होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, जो अभी हम प्राइमा फेसाई प्रूफ की बात कर रहे थे रीजनेबल ग्राउंड को लेकर, वही कंडीशन है कि एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए ये भरोसा करने के लिए कि हाँ कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलिए ये 11, 12, 13, 14 हमने साथ में देखे क्वेश्चंस। अब हम यहाँ गैप देखेंगे और सीधा अब हमें एविडेंस या बीएससी का क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 14 के बाद 34 मिलेगा। चलिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इस बार हमने देखा है एजर्शन वाले क्वेश्चंस, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, तो एविडेंस भी उससे उसी में से एक था, एविडेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, चलिए पहले दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। अंडर बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर admissions are generally relevant and may be proved against the person making them but cannot ordinarily be proved by or on that or on behalf of that person। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन से पूछा गया है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े धुरंधर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जुडिशरी एपीओ में, मेंस में भी इवन इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और प्री में तो आते ही आते हैं, या तो इलस्ट्रेशन से या इसके एक्सेप्शन से या फिर जनरल रूल से। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 19 ऑफ बीएससी। ठीक है, पहले मोटा मोटी ऐसे ही समझ लेते हैं। देखो दो तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक तो सेल्फ सर्विंग और एक होते हैं सेल्फ हार्मिंग।
ठीक है, जो आप अपने फेवर में कहते हैं कि मैं तो वहां था ही नहीं, तो ये आपका सेल्फ सर्विंग हो गया। सेल्फ हार्मिंग हो गया जो आपके अगेंस्ट जाता है कि हाँ मैंने उसे मारा, चलो ये तो कन्फेशन हो गया, ठीक है, ज्यादातर वही होते हैं कन्फेशन वाले। सेल्फ सर्विंग जो आपके फेवर में जाए, सेल्फ हार्मिंग जो आपके अगेंस्ट जाए, और इनके टर्म्स भी होता है। सेल्फ सर्विंग को कहते हैं एक्सकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स, और सेल्फ हार्मिंग को कहते हैं इनकल्पेटरी। ठीक है, इनकल्पेटरी। तो सिंपल से आपको ये समझना है कि आप एविडेंस किसका दे सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट आप प्रूव कर सकते हैं। आप सिर्फ वही प्रूव कर सकते हैं जो एडमिशन, जो स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट जा रहा हो। फेवरेबल वाले आप खुद ही बताओ, कोई इंसान अपने फेवर में ही तो बात करेगा ना, वो अपने फेवर में कुछ भी बोल देगा और फिर कोर्ट में जाके प्रूव कर देगा, ऐसे थोड़ी होता है, राइट। तो जनरली जनरल रूल ये है कि जो आपके खिलाफ वाले स्टेटमेंट्स है ना, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स, वही रेलेवेंट होते हैं और वही प्रूव किए जा सकते हैं। ठीक है, जनरल रूल इज दैट। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस भी है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो एक वन ऑफ द एक्सेप्शंस है, वन ऑफ द एक्सेप्शंस फ्रॉम सेक्शन 19। चलिए पहले सेक्शन 19 खोलते हैं, उससे चीजें आपको थोड़ी समझ आएगी। कॉन्सेप्ट समझिए आप, फिर तो आप खुद ही कर लेंगे। ये कह रहा है एडमिशंस आर रेलेवेंट। अच्छा, कौन से? एंड मे बी प्रूव्ड। मे बी प्रूव्ड मतलब एडमिसिबल, जिनके आप एविडेंस दे सकते हैं। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम, मतलब कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, जिस इंसान ने वो कोई स्टेटमेंट दिया है अपने ही खिलाफ, वही सिर्फ प्रूव हो सकता है और वही रेलेवेंट होगा। ठीक है, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or his representative in interest. Self-serving statements prove नहीं होंगे except in the following cases, namely। ये 5 exceptions इन्होंने दे दी है आपको, और जो आपकी एक्सेप्शन नंबर 2 है वो आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 जो क्वेश्चन में दी गई है उसकी बात करता है, स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी वाली। ये हम डेप्थ में पढ़ेंगे अपनी पेड क्लास में या फिर किसी और दिन AIB में, सॉरी यूट्यूब पर। ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए बस इतना ही जरूरी है समझना कि स्टेटमेंट 1 जो है वो जनरल रूल की बात करता है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स एडमिसिबल एंड रेलेवेंट होंगे, सेल्फ सर्विंग नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहता है कि एन एडमिशन कैन स्टिल बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। ठीक है, इफ इट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन सच कंडीशन एग्जिस्टेड एंड इज सपोर्टेड बाय कंडक्ट शोइंग इट्स ट्रूथफुलनेस। ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान कोई स्टेटमेंट देता है कि अपने स्टेट ऑफ माइंड बॉडी की जो उसी टाइम हुई हो, सपोज मैं कहूं कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपके सामने मैं दवाई भी ले रही हूँ, मैंने अपना सर भी पकड़ रखा है, तो वो मेरा कंडक्ट भी दिखा रहा है। ठीक है, मेरी बॉडी का स्टेट दिखा रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट के साथ साथ आपका कंडक्ट भी होना चाहिए, सपोर्टेड बाय कंडक्ट जो उसकी ट्रूथफुलनेस को दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह भी रही हूँ और मैं सिर भी पकड़ रही हूँ, दवाई भी ले रही हूँ, मेरे कंडक्ट से आपको पता चल रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए 34 के बाद हमें सीधा क्वेश्चन नंबर 64 मिलेगा BSA एविडेंस का। ओके, लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 64। Here it is. When a confession made by a person in police custody admissible under BSA। यहाँ पर 2 कीवर्ड्स हमें मिल रहा है, कन्फेशन एंड पुलिस कस्टडी। ये पूछ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी इंसान ने कन्फेशन दिया है तो वो कब एडमिसिबल होगा। देखिए पहले आप ये समझिए, याद है मैंने आपको 3 चीजों की बात की थी कि सबसे बड़ा होता है स्टेटमेंट, इसके अंदर आता है एडमिशन, और फिर आता है आपका कन्फेशन। तो हम कह सकते हैं कि कन्फेशन इज द पार्ट ऑफ एडमिशन। ओके,
तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि कन्फेशन आपको बेयर एक्ट में कहाँ मिलेगा, अगर आपको ना तो सेक्शन नंबर दे रखा है और ना आपको पता हो कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने 3 to 50 पढ़े थे ना, उसमें एक सब पार्ट था एडमिशन वाला। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। बीएससी में इंडेक्स पर चलते हैं। You remember this relevancy of facts वाला chapter? See, this is the I'll say this is the most important chapter और part of evidence act और BSC, क्योंकि इसमें आप ये देखो ना 3 से 50 सेक्शन है, 3 से 50 तक, और ये सारे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन चैप्टर होगा। ठीक है, अब इसमें याद है हमने एक सब पार्ट देखा था एडमिशन, ये याद है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम ना इन चीजों की क्लासेस ले चुके हैं, इस वजह से। ठीक है, अब आप देखो एडमिशन में आपको कन्फेशन दिख रहा है लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपना आंसर यही मिलेगा। चलिए, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अब सेक्शन 23 पर चलते हैं हम सीधा, इंडेक्स से तो हमें कोई आंसर यहाँ ऐसा मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कन्फेशन क्या होता है। जब कोई एक्यूज्ड अपना गिल्ट एडमिट करे, ठीक है, गिल्ट एडमिट करना उसको कन्फेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये भी रखी गई है कि अगर कोई एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर को अपना कन्फेशन देता है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? अब आप ये देखिए ना कि पुलिस वाले कितनी थर्ड डिग्री देते हैं, कितना प्रेशर, प्रोमिस, थ्रेट, इंड्यूसमेंट, किसी भी तरीके से वो आपको फंसा सकते हैं और आपसे कन्फेशन ले सकते हैं। तो एक्यूज्ड की प्रोटेक्शन के लिए ही ये प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी जबरदस्ती करके पुलिस वाला आपसे एक कन्फेशन ना ले ले केस खत्म करने के लिए या किसी को बचाने के लिए, तो पुलिस की एट्रोसिटीज से बचाने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है। तो ये कॉमन सेंस से भी आप याद रखना कि पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया गया जनरली माइंडेड, जनरली एडमिट नहीं होगा। साथ में अगर पुलिस कस्टडी में भी आप हो, पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस की कस्टडी में, जैसे सपोज किसी जेल में हो आप, तो भी आप किसी को भी कन्फेशन देते हैं। यहाँ तो कह रहा है पुलिस ऑफिसर को ही दिया है आपने कन्फेशन, यहाँ आप किसी को भी दो, चाय वाले को, दूध वाले को, अपने फैमिली मेंबर को लेटर लिख दो, कुछ भी, वो भी एडमिसिबल नहीं होगा। देखिए, पुलिस कस्टडी की जो एम्बिट है ना वो बहुत वाइड रखा गया है। सिर्फ ये नहीं कि आप जेल में 4 दीवारी में हो तो ही आप कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन देते हो तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जल्दी जल्दी से कि एक बार क्या हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ए सपोज एक्यूज है, उसको लेके जा रहे थे पुलिस वाले। ठीक है, अब डॉक्टर साहब अंदर थे, मेडिकल एग्जामिन कर रहे थे, पुलिस वाले बाहर बैठे हैं इंतजार में। अब ए ने ना डॉक्टर को कहा कि हाँ मैंने मर्डर किया है, उसने कन्फेस कर दिया डॉक्टर को। तो सवाल ये उठा कि क्या जो डॉक्टर को कन्फेशन दिया है ए ने वो एडमिसिबल होगा? लेकिन वो एडमिसिबल कोर्ट ने कहा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी वो पुलिस कस्टडी में ही है, पुलिस के प्रेशर में ही है, बाहर ही बैठी है वो। ये नहीं कह सकते कि अगर आप 4 दीवारी में हो पुलिस में, पुलिस स्टेशन में, तो ही आप पुलिस कस्टडी में हो। ठीक है ना इंटरेस्टिंग। चलिए वापस आता है। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, सीधी सीधी बात, पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया गया, कुछ भी, कोई भी कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा एक्यूज के खिलाफ। अब हमारा आंसर आएगा यहाँ। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस कस्टडी में जनरल रूल आ गया कि पुलिस कस्टडी में आपने कोई भी कन्फेशन दिया है वो एडमिसिबल नहीं होगा। बट इसके बाद क्या लिखा है? अनलेस, अनलेस से आपका शुरू हो जाता है एक्सेप्शन। ये कह रहा है कि अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं लेकिन आपने जो अपना कन्फेशन दिया है वो मैजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में दिया है, देन इट विल बी एडमिसिबल। ठीक है, तो इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट आपका जो एडमिशन है, सॉरी कन्फेशन है, चाहे वो पुलिस कस्टडी में दिया गया हो, फिर भी वो एडमिसिबल हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है कि कब कोई कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में दिया गया था एडमिसिबल होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं कि इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट की अगर आपने दिया है तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस आप पढ़ लेना, करेक्ट आंसर इज बी हियर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। ये आया आपका लड्डू सवाल, पहला सवाल ये आया आई थिंक इन 7 में से अभी तक लड्डू वाला, तो पहले 7 आते थे लड्डू, अब 8 में से एक ही लड्डू आया है। चलिए, तभी तो कह रहे हैं द बार हैज राइजन।
ओके, विच सेक्शन ऑफ द बीएससी परटेन्स टू ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। वो पूछ रहे हैं कि कौन से सेक्शन में एक्सपर्ट ओपिनियन की बात हुई है। सेक्शन नंबर दे रखे हैं, देख लीजिए। आंसर आपका सेक्शन नंबर 39 है। बीएससी का हम सीधा इंडेक्स खोलेंगे, इंडेक्स से आपको ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ये लिखा है। द करेक्ट आंसर इज सेक्शन नंबर 39। ओके, सी आई टोल्ड यू कि आपके टोटल अभी 8 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है ना, तो 8 क्वेश्चन आते हैं। 7 से हमने डील कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है तो बड़ा हानिकारक और खतरनाक। सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम जनरली जुडिशरी के एग्जाम्स में देखते हैं, पीसीएसजे या फिर एचजीएस के, डीजेएस वगैरह के। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अभी इन्होंने एआईबी को भी इतना ज्यादा हाई फाई बना लिया, इसलिए लोग कह रहे थे कि जुडिशरी जैसा क्वेश्चन पेपर आया है इस बार। अभी इसको पढ़ के आपको समझ आएगा। अब सिर्फ खाली कॉन्सेप्ट समझकर आपका सिर्फ बेयर एक्ट्स की प्रोविजंस देख के काम नहीं चलेगा, आपको इलस्ट्रेशंस भी देखने होंगे। अच्छी बात यह है कि ये सारे इलस्ट्रेशंस आपको बेयर एक्ट में ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से इलस्ट्रेशंस भी पढ़ लिया ना, या फिर ये भी फिगर आउट कर लिया कि कहाँ दे रखे हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए पढ़ते हैं। पहले मैं आपको मोटा मोटी बता देती हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया है। सेक्शन 94 एंड 95 ऑफ बीएससी से ये डील करता है। इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं 94 और 95 के कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब पहले मैं आपको 94 मोटा मोटा बता देती हूँ। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेक्शन है। सेक्शन इन द सेंस एक प्रोविजन है जो कि मेंस में भी पूछा जाता है आपके पीसीएचजे या एचजेएस या एपीओ के, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है ट्राई करते हैं। ध्यान से सुनना। मैं आपको बहुत इजी तरीके से मोटा मोटा बता रही हूँ अभी, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। ओके, कोई भी सब्सटेंस सपोज राइटिंग में है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है, कॉमन सेंस से बताना अभी आप जो मैं पूछूंगी आपसे। ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सपोज हम ले लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी चीज को लेकर, किस 1000 रुपए का ये सामान देगा और ये पैसे देगा, इस टाइप का हम कुछ समझ लेते हैं। हमारा इसमें एक क्वेश्चन इंडिगो का ही है, तो हम इंडिगो ही ले लेते हैं। ठीक है, इसने कहा कि 1000 रुपए का इंडिगो दूंगा और इसने कहा कि ठीक है मैं इंडिगो तुम्हें दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया राइटिंग में। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, राइटिंग में है, कुछ भी मौखिक नहीं है। ठीक है, अब सपोज इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया है इसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे ये बताइए कि कोर्ट में एविडेंस जो है वो कैसे प्रूव करोगे। आप जो एविडेंस दोगे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोगे या ओरल एविडेंस दोगे। ठीक है, यहाँ पर यही बात समझने वाली है कॉमन सेंस से कि जब कोई चीज डॉक्यूमेंट में लिखी है तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोगे ना, वही डॉक्यूमेंट वही दस्तावेज लेके आओ, आप उसी को प्रूव करो। मौखिक का क्या मतलब है, राइट। तो पहली बात तो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए जाएंगे, ओरल एविडेंस बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के। ठीक है, जो जो बात उसमें लिखी गई है कि इस तारीख को इतना देना है, ये देना है, वो देना है, वो देना है, सब कुछ आप इस डॉक्यूमेंट को प्रूव एडमिट करके सबमिट करके प्रोड्यूस करके देंगे। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, जस्ट अ सेकंड गाइस। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस दो आपके कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दिया जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है कि प्राइमरी एविडेंस भी हम दे सकते हैं। प्राइमरी एविडेंस मतलब ओरिजिनल यही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, और सेकेंडरी एविडेंस मतलब जो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 60 में दे रखा है ना, सेक्शन 60 में क्या देते हैं ये कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है, तो हम लोग वही जो सर्कमस्टांसेस वहां दिए गए हैं कि जिन जिन में अलाउड है उन्हीं के ही सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, मोटी मोटी बात समझ आई। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं, ओरल एविडेंस नहीं देंगे हम इसका। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन नंबर 94 पर ऑफ बीएससी। ठीक है,
कॉन्सेप्चुअल है तो अंदर ही मिलेगा हमें इसका आंसर। ठीक है। इसमें अभी अगर मैं आपका सिर्फ क्वेश्चन से ही डील करती हूँ, तो क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, ये एक्सप्लेनेशन 3 की बात कर रहे हैं। दिस इज आर सेक्शन 94 और इसी के एक्सप्लेनेशन 3 की बात ये करते हैं कि कोई द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर टू इन दिस सेक्शन शैल नॉट प्रिक्लूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट। ये कह रहे हैं, जैसे हमने कहा था कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में उसी टर्म से, उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो बातें लिखी गई है ना, उसका आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। लेकिन सपोज उसी कॉन्ट्रैक्ट में आपने छोटा सा यहाँ करके किसी और कॉन्ट्रैक्ट की भी बात लिख दी है, तो आप उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं। इसका एग्जांपल से हम समझते हैं कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ राइटिंग में, ठीक है, किस चीज के लिए, इंडिगो की डिलीवरी के लिए, ठीक है। लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट में ना ये भी लिख दिया गया कि बी ने ए को पैसे दिए थे एक अदर इंडिगो के, ठीक है, जो कि वर्बली ओरली उनके बीच में किसी और इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट के को लेकर हुआ होगा कोई ओरल एग्रीमेंट, तो उसके पैसे दे दिए गए हैं, ये भी इन्होंने इस वाले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, राइट। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बी ये ओरल एविडेंस दे सकता है कि नहीं, उसने तो कोई पेमेंट नहीं की थी। क्या ए ये कह सकता है कि बी ने कोई पेमेंट नहीं दी थी उस अदर इंडिगो की? दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के होने चाहिए। अगर आपने किसी और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी लिखा है यहाँ, तो उसका आप ओरल एविडेंस आराम से दे सकते हैं। ओके, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह यही बात कर रहा है, ठीक है, यही वाला एग्जांपल दिया है इन्होंने इंडिगो का, तो एविडेंस आप ओरल एविडेंस एडमिसिबल होगा। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। अब बी, सी और डी जब आप पढ़ेंगे ना, ये बात करता है सेक्शन 95 के एक्सेप्शंस की। मतलब कि सेक्शन 95 आपको कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो आप उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। कैसे मैम? ए एग्रीज एब्सोल्युटली, अभी पहले हम इसी का ही प्रोवाइजो ले लेते हैं। एब्सोल्युटली वाला कहाँ गया? ये रहा, कंडीशन प्रेसिडेंट। तीसरा प्रोवाइजो जब आप देखेंगे सेक्शन 95 का, वो कहता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ है अलग से इस डॉक्यूमेंट के, सपोज वही जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अलावा एक ओरल एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसमें कि एक कंडीशन प्रेसिडेंट, एक कंडीशन रखी गई है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स में आएगा भाई जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। सपोज कंडीशन ये रखी गई है कि पहले पैसे दोगे तुम सारे, उसके बाद डिलीवरी होगी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन प्रेसिडेंट की पहले कोई कंडीशन पूरी होगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आप इसका एविडेंस इस ओरल एग्रीमेंट का, जो ये कंडीशन प्रेसिडेंट वाला है, दे सकते हैं। लेकिन जब हम इसका इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में भी दिया गया है, वो कहता है ए एग्रीज एब्सोल्युटली। देखिए कितना डिटेल में आपको जाना पड़ता है। एब्सोल्युटली का मतलब है कि कोई कंडीशन यहाँ नहीं है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसे प्रूव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कैन बी प्रूव। तो दिस इज आर इनकरेक्ट आंसर। सी को भी हम शॉर्ट में कर लेते हैं। एक प्रोवाइजो है, पहला वाला ही, जो कहता है कि अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना वो इनवैलिडेट है, इलीगल है, या फिर वो मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह से लिया गया है, तो भी आप प्रूव कर सकते हो। यहाँ भी इन्होंने यही बात कही है, तो ये करेक्ट है। एक है जो कहता है कि हाँ, साइलेंट है आपका डॉक्यूमेंट किसी चीज को लेकर, ठीक है। सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन उसमें ये डिसाइड नहीं हुआ था कि आपका पैसे कब देना है। डिलीवरी की तो डेट फिक्स हो गई, पैसे की नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पर डिलीवरी भी हो गई, तो दूसरी पार्टी कह रही है भाई पैसे तो दो। तो जिस पार्टी के अगेंस्ट ये केस हुआ है, वो ये बता सकता है कि अरे ये तो किराए पे, सॉरी, क्रेडिट पे लिया गया था ना, उधार लिया गया था। तो वो ये प्रूव कर सकता है, क्योंकि पहली बात, आपका डॉक्यूमेंट उस टर्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और दूसरी बात, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए आपके
एक्सप्रेस टर्म से, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट्स में, इवन ऑन दी नंबर आई एम शेयरिंग हियर। और अगर आप भी AIB 21 की तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 9219543925। ओके, 9219543925। क्लासेस हम लोगों की शुरू हो रही है 16 Feb से। अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत टाइम है अभी तैयारी करने के लिए, माइंडेड, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तैयारी करने के लिए काफी टाइम है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यू मे मेक अ व्हाट्सएप कॉल और अ नॉर्मल कॉल और इवन अ व्हाट्सएप मैसेज, यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है। जल्दी से आप अपनी सीट को, अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, अपनी सीट बुक कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और सेक्शंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट।